हैं। लेखक कुमावत जी ने पाठ की शुरुआत में ही बताया कि डायरी जो है वह एक निष्कपट विधा है जिसमें कोई लगाव लपेट नहीं होता है, जिसे स्वतंत्र रूप से अपने अंदर के विचारों, भावनाओं, व्यवहार, पूरे क्रियाकलाप को आप ईमानदारी से जब प्रस्तुत करते हैं तो वह डायरी कहलाती है। और डायरी के बारे में आगे और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। शुरू कर रहे हैं यहां पे। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मतलब विषय वस्तु मतलब कोई टॉपिक मिले और आप उसी से शुरू करें, ये जरूरी नहीं है। मनुष्य की अनुभूति, एहसास एवं अनुभव, एक्सपीरियंस, जगत से संबंधित छोटी से छोटी कोई मामूली बात एवं तुच्छ बात, छोटी बात, मामूली बात, या कोई प्रसंग, कोई घटना, कोई विचार, सोच या दृश्य जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। किसकी? डायरी के विषय वस्तु बन सकते हैं। और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन, अपनी जिंदगी एवं परिवेश, रहन सहन के प्रति दृष्टिकोण, नजरिया, मतलब व्यक्ति का अपने रहन सहन के प्रति जो नजरिया है वो उदार, हम्बल एवं तटस्थ। आप अपनी जिंदगी को लेकर बहुत तटस्थ हैं, बहुत एकदम बैलेंस करके लाइफ को चलते हैं, तथा अपने आप को व्यक्त करने, अपने आप के, अपने बारे में, खुद के बारे में बताने की भावना जो है वो कैसी हो? बेलाग हो। बेलाग मतलब निष्कपट होनी चाहिए, बिना लगाव लपेट के। ठीक है? बिना किसी लगाव लपेट के, बिना किसी आधार के, किसी का सहारा लेकर नहीं बोलना। तटस्थ का मतलब होता है ना स्थायी, बिना किसी सहारे के। ठीक है? मतलब बैलेंस। ठीक है? देन आगे तो भावना कैसी होनी चाहिए? कहते हैं बेलाग होनी चाहिए, बिना लगाव लपेट के होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, छल रहित होनी चाहिए एवं सच्ची हो। ये तीन बातों का होना अति आवश्यक है डायरी को ईमानदारी से लिखने के लिए। और आगे कहते हैं डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, नेचुरल, सरल, सामान्य, आसान एवं आत्म प्रकटीकरण की, आत्म प्रकटीकरण मतलब खुद को व्यक्त करने, खुद के बारे में बताने की सादगी से युक्त विधा है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सरल, युक्त मतलब भरी हुई, सादगी से भरी हुई विधा है, मतलब तरीका है। लेखक कुमावत जी कहते हैं कि डायरी लेखन क्या है? बोले कि आप अपने आप को बिल्कुल सरल तरीके से, जहां पर अपने बारे में बता सको, समझा सको। सादगी मतलब सिंप्लिसिटी, और सादगी शब्द किसी लिए बोलते बिना मिर्च मसाले के। तो बिना मिर्च मसाले की चीज कैसी हुई? सादी। तो आप अपने जीवन की घटनाओं में बिना किसी मिर्च मसाले के अपनी बात को सीधे सीधे कह दो, वही सादगी है। सो हम समझे? यह अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को व्यक्त करने की प्रक्रिया से, प्रक्रिया मतलब रूटीन, तरीके से गुजरती धीरे धीरे, क्रिया विशेषण अव्यय है, धीरे धीरे और क्रमशः, क्रमशः मतलब उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में अग्रसारित होने वाली। अग्रसारित होने वाली मतलब
धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ने वाली विधा है, पैटर्न है, तरीका है डायरी। डायरी क्या करती है? धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ती है जिस क्रम में आप अपनी जिंदगी के भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को बिल्कुल सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, सरलता के साथ लिखते चले जा रहे हो, और वो आगे बढ़ती चली जाएगी, डायरी बनती चली जाएगी डेट वाइज। समझा? डायरी में जो जीवन है, डायरी में हमारा जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। हम जो डायरी लिखते हैं ना, वो सावधानी से नहीं लिखते कि कोई पढ़ेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में वो क्या महसूस करेगा, मुझे महान समझेगा या घटिया समझेगा। ये सोचकर सावधानी पूर्वक लिखना वो डायरी नहीं है। वो फिर तो स्टोरी हो गई, वो कहानी हो गई, वो निबंध हो गया, वो उपन्यास हो गया, लेकिन वह डायरी नहीं रह जाएगी। तो डायरी क्या है? बोले डायरी में वह कसाव नहीं होता है। कसाव मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, उभाव नहीं होता है, वो रुचि नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है ना, डायरी किसी की बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि उसने डेली अपने जिंदगी के बारे में, आज मैं अपने दोस्तों से मिला, उनसे इस प्रकार की बातें हुई, आज मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, इस बात पे झगड़ा हुआ, लोग छोटी छोटी बात पे क्यों लड़ते हैं, ठीक है, वो आपकी बातें हैं। तो कभी कभी क्या होता है, किसी की डायरी अगर पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, अरे क्या कुछ भी लिखा है, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है। लेकिन जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो दूसरों की डायरी भी पढ़कर उनमें से अच्छी बातें, अच्छी सोच निकाल लेते हैं। जैसे एक डायरी के ऊपर एक पाठ था कि हिला हुआ आदमी, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी, हिला हुआ आदमी, ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था, लेखक है। तो आप पढ़ो उनके बारे में, आपको लगेगा कि हाँ, डायरी में कैसे कैसी चीजें, कैसी कैसी सोच लोग लिखते हैं, लेकिन लेखक उन चीजों को पकड़ लेता है। यहां पर भी वही चीज बताया कि डायरी में ना बोरियत बहुत है। किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको क्या इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कहते हैं अन्य विधाओं में देखा जा सकता है कि डायरी में वह कसाव नहीं होता है जो दूसरे विधाओं में होता है। मतलब स्टोरी पढ़ोगे इंटरेस्टिंग लगेगी, निबंध पढ़ोगे आपको मॉरल समझ में आएगा, उपन्यास पढ़ोगे आपको किसी की जिंदगी के बारे में बहुत सारी घटनाओं का पता चलेगा। लेकिन डायरी में वो घटनाएं ना आपको पूरी डायरी पढ़ने के बाद पता चलेंगी कि क्या क्या उस व्यक्ति की जिंदगी में हुआ, लेकिन वो पढ़ना ना बहुत बोरियत वाला रहता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व, पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल इस पार से उस पार तक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, आपका व्यक्तित्व कैसा था, आपकी डायरी पढ़ने से आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में मुझे पता चल गया अगर सही सही, तो वही सही डायरी मानी जाती है। और इसीलिए लेखक ने कहा कि डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, जिसमें सब कुछ निसंकोच आपने जिंदगी में कितने अच्छे काम किए, कितने महान काम किए, कितने घटिया काम किए, कितने गंदे काम किए, कितने आपके मन में बुरे विचार आए, वो सबको आपने ईमानदारी से लिख दिया बिना किसी संकोच के। वो सब उभर कर आता है कहां? डायरी में। समझ में आ रहा है? आगे के पैराग्राफ में देखिए, डायरी विधा के रूप में, डायरी एक पैटर्न के रूप में, एक विधा, एक प्रकार के रूप में, रूप संस्थान का मूल आधार, मतलब डायरी विधा जो है ना, उसका बेस क्या है?
बोले उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। दैनिक कालानुक्रम योजना मतलब डेली प्लानिंग। आप रोज प्लान करते हो कि मैं कब लिखूंगा। जैसे कल पूरे दिन भर में क्या आपके साथ में घटनाएं हुई, वो रात को लिखा या दिन में लिखा, लेकिन रोज आप लिख रहे हो। आज लिखिए फिर 1 महीने के बाद लिखिए, वो डायरी नहीं है। डायरी क्या है? बोले कि डायरी का बेस है उसे डेली लिखना। अगर डेली लिख रहे हो तो डायरी है, इसीलिए तो उसे दैनंदिनी, दैनिकी, रोजनिशी, याद आ रहा है? ये सब नाम दिए गए हैं हिंदी में। अब ये रोज लिखने की जो प्लानिंग है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अभाव में, इसके मतलब ये कालानुक्रम योजना के अभाव मतलब कमी में डायरी का कोई रूप नहीं है, वो डायरी ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग करके डेट वाइज अगर लिखी गई है तो लेखक ने कहा कभी कभी ये फर्जी भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी बातों को लिखते जाते हैं और ऊपर डेट डालते जाते हैं। मतलब मटेरियल आपके पास आ गया तो आप अपनी उसी बात को कहने के लिए डेट डालते गए और अपने नीचे एक थोड़ी थोड़ी बात को लिखते चले गए और बोले हमारी तो डायरी तैयार हो गई। हिंदी में कुछ उपन्यास, उपन्यास मतलब नॉवेल, कुछ कहानियां, स्टोरी और नाटक, ड्रामा इसी फर्जी कालानुक्रम में लिखे गए हैं। ऐसे जानबूझ के उनको डेट वाइज डाला गया, डायरी बनाई गई और वो उसी फर्जी कालानुक्रम में लिखे गए हैं। लेकिन है वो क्या? वो नाटक है, वो कहानी है, वो उपन्यास है, लेकिन क्या नहीं है? डायरी नहीं है। यहां केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। उनको लिखने में सिर्फ डायरी पैटर्न का उपयोग किया गया है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, मतलब डायरी क्या बताती है? कहते हैं हमारी जिंदगी के अनेक प्रसंग, अनेक घटनाएं, अनेक भाव मतलब भावनाएं, विचार, सोच आदि डायरीकार, डायरीकार मतलब डायरी लिखने वाला, इस डायरी, हाँ, इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। इसी डेट वाइज वो लिखते चले जाता है, छापते चले जाता है। परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। और वो डायरी निष्कपट, छल रहित तो तभी मानी जाएगी कि उस डायरी में लिखी हुई हर एक बात को डायरी लिखने वाला एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी जिंदगी में हुआ है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी जो अब रिटायरमेंट ले चुका है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस मैच में 2020 के मैच में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, तो उसमें उस 6 छक्के मारने के पहले इंग्लैंड के एक खिलाड़ी फ्लिंटॉफ से उनकी थोड़ी सी बहस हुई थी। तो फ्लिंटॉफ ने भी डायरी लिखी और जब उस डायरी को उन्होंने पब्लिश किया रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में एक मैच के दौरान पब्लिक में से मुझ पर प्लास्टिक के बोतल के साथ में किसी ने गोली भी चलाई थी, बंदूक की गोली। तो ये बात जल्दी से मीडिया में फैल गई और जब मीडिया में फैली तो उसके जब डीप में जाके उस खबर का पता लगाया गया तो कुछ लोग इस बात को फर्जी तरीके से लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं फर्जी तरीके से? जिससे वो अपना नाम और ज्यादा मशहूर कर सके। तब वो डायरी नहीं मानी जा सकती है। समझे ना? ये उदाहरण मैंने इसीलिए बताया कि अगर इस झूठ के बेस पे अगर आप लिखते हो, गलत चीजें लिखते हो, सिर्फ नाम के लिए, मशहूर होने के लिए लिखते हो, तो वो चीजें डायरी नहीं कहलाई जा सकती हैं।
इसीलिए वहां पे उन्होंने कहा कि बाजारों में जो कापियां मिलती हैं, बाजारों में जो कापियां मिलती हैं उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। उनमें देखो ना, पेज में जो डायरी मिलती है ईयर वाइज, 2020 आया, 2021 आया, तो अभी नई डायरी आएगी, ऊपर 2021 लिखा रहेगा, जैन मंथ, फेब मंथ, है ना, तो उस पे कालानुक्रम लिखा रहता है डायरी में। लेकिन लेखक कहते हैं इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, रोजमर्रा के व्यवहारों को हम दर्ज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, दीप प्लीज कैमरा बंद करो। परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। विवेच्य का मतलब होता है जिसकी विवेचना की जाती है, जिसके बारे में बताया या समझाया जाता है। तो कहते हैं बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा होता है, वो ईयर रहता है। मैंने बताया ना 2020 की डायरी, 2021 की डायरी, तो उसमें पूरा ईयर का कैलेंडर बनाया रहता है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, ड्राई, उसमें कोई रस नहीं है। शुष्क का मतलब नीरस, जिसमें कोई मजा नहीं है, एवं व्यावहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, मतलब रोजमर्रा के हिसाब किताब लिखने वाली डायरी है। व्यावहारिक प्रबंधन वाली मतलब हिसाब किताब लिखने वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन, इंसान की जिंदगी एवं भाव जगत, आपकी भावनाओं की दुनिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। वो एक अटैचमेंट नहीं ला सकती है, उसमें तो हिसाब किताब लिखा जाता है, तो क्या हम उससे बहुत जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। अब हम जानते हैं कि डायरी के बारे में कितने लोगों ने कैसे कैसे डायरियां लिखी हैं, क्या लिखा है। थोड़ा आसान तरीके पे आते हैं। तो लेखक ने बताया, कुमाऊं जी ने, कि हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी हैं जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई हैं। बहुत सारे ऐसी डायरी हैं जो जैसी छपी थी वैसे ही पब्लिश भी हुई। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट, पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। मैं कुछ आपको फिल्मों के भी उदाहरण बताता हूं, जहां पे आप जान सकते हैं कि वो पूरी फिल्म डायरी के ऊपर रही। जैसे एक फिल्म आई थी अमित जी की, अभिमान, नहीं अभिमान नहीं, आनंद, आनंद फिल्म आई थी। आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो आप देख लीजिएगा कि वो कहानी की शुरुआत उनके डायरी से होती है। और बहुत ज्यादा दिन की फिल्म नहीं हुई, आप सबको भी पता होगा, एक फिल्म आई थी गजनी। तो डायरी के दो पार्ट थे, एक पार्ट इंटरवल के पहले और दूसरा इंटरवल के बाद। तो दो डायरी के ऊपर ही पूरी फिल्म बनी हुई थी वो। ठीक है, कि वो व्यक्ति कौन था जिसकी याददाश्त ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी से भूल जाता था, क्या उसके साथ घटना हुई थी, उसके शरीर पर, उसके सर पर जो घाव के निशान थे क्या थे, वगैरह वगैरह। तो डायरी के बारे में यहाँ पर भी बता रहे हैं, कहते हैं कि हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी हैं जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई हैं। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरी के व्यक्तित्व को निष्कपट, छल रहित, पारदर्शक, साफ साफ रूप में देख सकते हैं। डायरी को बेलाग मतलब बिना लगाव लपेट के आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में, मतलब अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को प्रकाशन मतलब पब्लिश करने की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान, गांधी जी का योगदान, सहयोग, कंट्रीब्यूशन सर्वोपरि है, सबसे अधिक है। अब गांधी जी का योगदान डायरी लेखन में कैसे सबसे अधिक है, बताया। यहां पे लेखक ने कहा उन्होंने अपने अनुयायियों, अनुयायी मतलब उनके जो फॉलोअर थे, उनके जो मानने वाले थे, एवं कार्यकर्ताओं, उनके जो वॉलेंटियर्स थे, को
अपने जीवन को नैतिक दिशा देने, नैतिक मतलब सही दिशा, सही रास्ता दिखाने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया। अपने अनुयायियों और कार्यकर्ताओं से गांधी जी ने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो तो रोज डायरी लिखो। अब रोज डायरी लिखने का फायदा क्या है? आदमी ना गलतियों से डरता है, कमियों से डरता है, बुराइयों से डरता है कि मैं लिख रहा हूं तो अपनी बुराइयां लिखते समय हमारे हाथ कांपते हैं। शुरू शुरू में डायरी लिखना बड़ा कठिन होता है, और कठिन इसीलिए होता है क्योंकि अपनी बुराई कोई जल्दी लिखना नहीं चाहता है। लेकिन जब एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया तो वो कमियां, वो बुराइयां कम होती जाती हैं, और आदमी बिल्कुल जैसे कि पानी गंदा हो और पानी में मूवमेंट है, हलचल है, मतलब आपकी जिंदगी में बुराइयां बहुत हैं तो गंदा है पानी। जैसे धीरे धीरे पानी शांत होने लगता है, गंदगी नीचे बैठने लगती है और पानी ऊपर साफ हो जाता है। ठीक यही चीज होता है कि जैसे जैसे आप डायरी लिखते जाएंगे, आप ये सारी कमियां जो है किताब में उतरती जाएंगी और आप पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन, इंटरनल डिसिप्लिन, आंतरिक मतलब अपने अंदर एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, एक नियम, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल एवं आत्मशुद्धि हेतु अपने आप को अच्छा बनाने के लिए डायरी लिखने की प्रेरणा दी। लोगों को प्रेरणा दिया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि डायरी लिखो, डायरी लिखोगे तो आप अपने आप पर एक अनुशासन रख पाओगे, आप अपने मन को, विचार को, भावनाओं को, कर्म को, व्यवहार को शुद्ध कर पाओगे। अब आगे क्या कहा? गुजराती में लिखी गई बहुत सारी डायरियां आज हिंदी में प्रकाशित है। ध्यान देना शब्दों पे, गुजराती में लिखी गई। किसने लिखा गुजराती में? जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, यहां तक कि काका साहेब कालेलकर जो महाराष्ट्र से थे, सातारा से, और उनकी मातृभाषा मराठी थी, उन्होंने भी मराठी से कहीं ज्यादा गुजराती में किताबें लिखी हुई हैं। आप इस चीज को खोज सकते हैं, उन्होंने मराठी से ज्यादा गुजराती में किताबें लिखी हैं, और महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको सवाई गुजराती का सम्मान भी दिया गया है। तो डायरियां आज हिंदी में, अच्छा इसको मीनिंग लिख लीजिए, विवेच्य का मतलब जिसकी विवेचना की जाती है, नोट कर लो। यहां तक समझा? यहां तक किसी कुछ डाउट है तो बता देना। विवेच्य का मतलब लिखा, सर्वोपर मतलब सबसे ऊपर। डन। आगे, गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियां आज हिंदी में अनुवादित हैं। अनुवादित मतलब ट्रांसलेट की गई हैं। इनमें मन्नू बहन गांधी, आपको पता है मन्नू बहन गांधी कौन थी? किसी को पता है मन्नू बहन गांधी के बारे में? किसी को नहीं पता है? मन्नू बहन गांधी गांधी जी की पोती थी, और जब बापू 70 ईयर के थे तब उनकी उम्र 17 साल की थी।
और तब से वो उनके साथ ही रहती थी, उनकी सेवा करती थी। बहुत जगह महात्मा गांधी के फोटो अगर आपने देखी होगी तो उनके आसपास जो है दो महिलाएं रहती हैं। उनमें से एक उनकी पोती मन्नू बहन गांधी हैं। तो उनके साथ रही, उनकी सेवा करते हुए उन्होंने भी डायरी लिखी। और बड़ी दुख की बात यह है कि मन्नू बहन गांधी जब बापू को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से वो बहुत ही गुमनामी का जीवन जीती रही, दिल्ली में ही रही और 40 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ रही बस। और मन्नू बहन गांधी जी की डायरी जो गुजराती में लिखी गई, हिंदी में अनुवाद किया गया। महादेव देसाई ये महात्मा गांधी जी के साथ हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट की तरह रहते थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जी की डायरी को यही लिखते थे, उनकी रोज की जिंदगी को यही लिखते थे। कौन? महादेव देसाई। सीताराम सेक्सरिया ये एक राइटर और एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के अनुयायी थे, फॉलोअर थे। सुशीला नैयर ये भी उनकी फॉलोअर थी। जमुना लाल बजाज ये भी गांधी जी के साथ थे। घनश्याम बिरला, श्री राम शर्मा एक बहुत ही ग्रेट राइटर, लेखक, साहित्यकार थे। हीरालाल जी शास्त्री ये भी एक लेखक थे। आदि उल्लेखनीय है जिनकी डायरियां गुजराती से हिंदी में अनुवादित की गई। ओके, आगे। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित हैं। शब्दों को ध्यान से समझना और प्लीज नोट करते जाओ, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं इनमें जो आपको नहीं समझ में आएंगे, कठिन शब्द दिए गए, जैसे निष्कपट, छल रहित, बिना किसी छल कपट के। आत्मस्वीकृति युक्त मतलब जिन डायरियों में लिखने वाले ने अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को स्वीकारा है, स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, ऐसी प्रविष्टियों, प्रविष्टि मतलब लिपि, मतलब डॉक्यूमेंट्स, प्रविष्टियों की दृष्टि से, नजरिए से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित हैं। भले वो गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट की गई हैं, लेकिन हिंदी में वो पब्लिश की गई हैं, जिनमें अंतरंग जीवन, लिखने वालों की इंटरनल लाइफ, अंतरंग मतलब आंतरिक, इंटरनल जीवन, लाइफ के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों, परिस्थितियों, सिचुएशन की प्रस्तुति है। आप उन डायरियों को पढ़कर उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके जीवन के जो सीक्रेट राज थे उनके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में आप जान सकते हैं। इनमें ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, जिनकी डायरियां आज भी उपलब्ध है हिंदी में? किसकी डायरी उपलब्ध है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, शिव पूजन सहाय की, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की, गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और राइटर थे। इनकी एक कहानी है, श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी हुई कहानी है। श्री राम शर्मा, यहाँ पे जो नाम दिया गया ना ऊपर, उन्होंने लिखा है और उसमें जो मुख्य हीरो हैं उस कहानी के वो है गणेश शंकर विद्यार्थी, और उस कहानी का नाम है लड़की का पिता। कभी आपको वक्त मिले तो पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी कहानी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य के चमकते हुए सूर्य, जिनको कहा जाता है, दिनकर मतलब सूर्य होता है,
बहुत ही ग्रेट राइटर। मोहन राकेश, इनकी भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे निबंध, जैसे विज्ञापन युग मोहन राकेश जी ने लिखा था। आप कभी पढ़िए तो विज्ञापन के बारे में पता चलेगा। बहुत ही हास्य तरीके से, मजाकिया तरीके में लिखा है उन्होंने विज्ञापन के बारे में। और मलयज मीना कुमारी, हीरोइन, जो पाकीजा फिल्म की हीरोइन थी। बाल कवि बैरागी, ये एक पोएट और राइटर थे। आदि की डायरियां उल्लेखनीय हैं, लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। किसमें? हिंदी में। कुछ निष्कपट, छल रहित प्रविष्टियां, प्रतियां, डॉक्यूमेंट्स काफी मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी हैं। कुछ डायरियां तो ऐसी हैं जो काफी हार्ट टचिंग हैं, दिल को छू लेने वाली हैं। जैसे मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती हैं और उस घटना को, उस प्रसंग को लिखा कि उनके और धर्मेंद्र के बारे में काफी, उनके अफेयर के बहुत सारे चर्चे थे उस समय, और धर्मेंद्र उनको छोड़कर चले गए, उनकी जिंदगी से अलग हो गए। उस दुख को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, यहां तक ले आए कि कहानी लिखूं। मेरी जिंदगी के सुख दुख मेरी जिंदगी में ऐसी एक कहानी बना दिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने जीवन की कहानी को लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है, मेरा बीता हुआ कल है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूं, सब कह दूं, सब लिख दूं, मन में जितनी भी भड़ास है वो सब कुछ मैं अपनी डायरी में निकाल दूं। ऐसा मीना कुमारी ने अपनी डायरी में लिखा। आगे मलयज अपनी डायरी में 19 दिसंबर, ईयर देखिए यहां पे सही है क्या, 59 को लिखते हैं, 1959 को लिखते हैं। शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। भावना मतलब मैं अपने ख्यालों की सच्चाई में पाया हूं कि जो मैं सोचता हूं जैसे वही सब कुछ सही होता है। और लिखा उन्होंने, मलय जी ने, कि कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूं। एक्चुअली रियल में कुछ नहीं होता है, बल्कि मैं ही सब कुछ सोच लिया करता हूं कि ऐसे ही होगा। संकेत मिलते हैं, इशारा मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूं, पूरी इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता हूं अपने मन में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में लिखते हैं 19/11/1921 को, ईयर पे ध्यान देना, शायद हो सकता है यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो। क्या लिखते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि मैं देश के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आजादी के आंदोलन में, क्रांति में मैं भाग नहीं लिया। इसका मुझे इतना दुख है, इतना दुख है कि कभी कभी मेरे मन अंदर ही जो है ना लड़ाई होने लगती है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की, मुझे क्यों नहीं मौका मिला, मैं क्यों नहीं गया देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ मैंने क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किए। इस बात का जो युद्ध है वो मेरे मन के अंदर हमेशा चलते रहता है। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है। उन्होंने लिखा कि हम जैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे वो तो अंग्रेजों के गुलाम बन गए, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छे अच्छे जो है उनको पद मिल गए। तो सही मायने में धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि कायरता तो हम पढ़े लिखे लोगों ने ही दिखाई।
और जब हमने कायरता दिखाई तब औरों से क्या आशा की जा सकती है कि और कोई हमारी मदद करे? सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। जो अच्छे घर के पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कायरता दिखाई, कमजोरी दिखाई, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने जमकर विरोध नहीं किया। अगर ऐसा करते तो शायद 50-100 साल पहले ही अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाते। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। लेखक कुमावत जी कहते हैं कि अपनी जिंदगी की सच्चाई, निष्काय मतलब निष्कपट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा छवि को रखने में आप कैसे हैं वैसे ही दिखाने के लिए डायरी साहित्य का उत्कृष्ट, बेहतरीन, बेस्ट माध्यम है, जरिया है कि आप अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सको। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। मतलब डायरी क्या है? बोले हमारी इंटरनल फिलॉसफी है। अंतरंगता के अभाव में, अगर आपकी अंतरंगता मतलब आपके जो सीक्रेट्स, राज हैं, अगर उनकी कमी है डायरी में, तो डायरीकार की निजी भावनाओं, आपके जो पर्सनल इमोशन है, विचारों, थॉट्स एवं प्रतिक्रियाओं, आपका जो रिएक्शन है के द्वारा अंकित मतलब छपे हुए या लिखे हुए उसके अपने जीवन एवं परिवेश, परिवेश मतलब रहन सहन का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है। क्या? डायरी। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी और ईमानदार होना आवश्यक है। मतलब लेखक कहते हैं अगर आप ईमानदारी से डायरी लिखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी डायरी पढ़कर या जो भी आपकी डायरी कभी आपके न रहने के बाद पढ़े और आपके बारे में जानना चाहे, तो कैसे जानेगा? तो बोले उसके लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा, आपको साहसी मतलब हिम्मती बनना पड़ेगा एवं ईमानदार होना पड़ेगा। किसके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा? खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। किसके प्रति साहसी होना पड़ेगा? अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को बताने के प्रति आपको साहसी, हिम्मती होना पड़ेगा। और सच्चा तो आदमी खुद के लिए ही होता है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में, डायरी लिखने की प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में, इंसान की जिंदगी में जहां आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, जहां आपके अंदर इंटरनल डिसिप्लिन बनाए रखती है, वहीं मनोवैज्ञानिक संतुलन, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल बैलेंस, संतुलन, लिख लीजिए इसका मीनिंग। मनोवैज्ञानिक मन में उठने वाले विचारों का विवेचन करने वाला, या साइकोलॉजिकल, ठीक है, लिख लो। ये भी लिख लो, संतुलन। लिखा? बनाने का भी कार्य करती है। मतलब आप मनोवैज्ञानिक तरीके से, आपके मन में कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, कोई इरिटेशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी समस्या को, अपनी उलझन को, आप सबको आपने लिख दिया। तो जब लिख दिया या कह दिया
तो फ्रस्ट्रेशन खत्म। तो आपका माइंड जो है वो एक बिल्कुल बैलेंस रहता है, हमेशा फ्रेश तरोताजा रहता है, आप अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। और यही करने का काम करती है डायरी, आपको अनेक बीमारियों से दूर कर देती है। ओके, अभी दूसरा टाइम हो गया क्या सर? टाइम हो गया क्या? नहीं सर, अभी 15 मिनट है ना, 6:30 तक है ना, इसकी वजह से। 6:30 है ना? ओके। नहीं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर दूसरी क्लास में, बोला ऐसे कैसे 6:30 तक है टाइम? ओके। नहीं शिता, चलो नेक्स्ट लेक्चर। अभी इसका पहले जो लेसन के पीछे क्वेश्चन सब दिए ना ऑब्जेक्टिव, फटाफट देख लो, और उसमें जहां पे डाउट है पूछो। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तब तक, ठीक है? यस, अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूं, और एक बहुत अच्छी पोएम स्टार्ट कर रहा हूं, उम्मीद। आपने इस पूरे टेक्स्ट बुक में शायद इससे अच्छी कविता नहीं पढ़ी होगी। पारदर्शी मतलब होता है पानी की तरह साफ। पारदर्शी मतलब जिसके इस पार से उस पार बिल्कुल साफ साफ देखा जा सके। मतलब इस डायरी से आपकी जिंदगी के बारे में बिल्कुल साफ साफ जाना जा सके, वो है पारदर्शी। कल्पित मतलब जो कल्पना कर लिया जाता है, जो जिसके बारे में सोच लिया जाता है, सोहम। और अग्रसारित मतलब आगे बढ़ने वाली। समझा सोहम? सुजन ने पूछा, डू वी हैव टू सॉल्व द बैक क्वेश्चन आंसर? यस 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 सुजन। वेरी गुड वीर। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े डाउट्स हैं, पूछने दो बच्चों को, बस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है, और उम्मीद के बारे में जानना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। देखिए पोएम नंबर 5, उम्मीद। कमलेश भट्ट कमल जी ने ये कविता लिखी है। यहाँ पे यहां से लेकर, 1 सेकेंड, हाँ, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट है, और यहां से लेकर यहां तक सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ कुछ लाइनें दी गई हैं, ये गजल है, ठीक है? तो गजल का मतलब ही होता है कि जिस शायरी को आप इत्मीनान से, तसल्ली से गा सकें, उसे गजल कहते हैं। और शायरी, उसमें एक तुकांत होता है, उसके कहने का एक लहजा होता है, एक रिदम होती है शायरी कहने की, और गजल गाने की होती है, ठीक है? जैसे ये है, तो मैं आपको 2 लाइनें गा के बता देता हूं, आप भी ऐसे इसको गुनगुना सकते हैं। आपको ये कविता पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो मैं बताता हूं आपको 2 लाइनें सुना के। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल,
बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की, जिन्हें है सिर्फ मरना ही वो बेशक खुद खुशी कर ले, कमी कोई नहीं वरना है जीने के बहानों की, महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। तो ये पहला स्टैंजा है, पहले इसको ही हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। उम्मीद चैप्टर इज ओमिटेड, हाँ मुझे तो याद नहीं था, एक बार फटाफट चेक करो इंडेक्स में, मैंने टिक मार्क करवाया था फर्स्ट यूनिट के टाइम पे कौन कौन सा ओमिटेड है, उसमें से अगर है तो पहले कंफर्म करो, क्योंकि मुझे भी तुरंत याद नहीं है। महालक्ष्मी पक्का? ओके सुजन, अरे रे रे रे, फिर जाने दो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? सागर और मेघ, सागर और मेघ, ये भी बहुत अच्छा लेसन है, और इन दोनों के माध्यम से लेखक ने इंसान के जीवन में इन दोनों का क्या महत्व है इसे भी बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सागर दिखाई दे रहा है, समंदर, नीला समंदर, मेघ मतलब बादल, आपको बादल भी दिखाई दे रहे हैं। सागर और मेघ, जिसके लेखक हैं राय कृष्ण दास। तो राय कृष्ण दास जी ने सागर और मेघ दोनों का इंसान की जिंदगी में क्या महत्व है, इस महत्व को समझाते हुए हमें कुछ सिखाने का, समझाने का प्रयास किया है। मेघ मतलब बादल, क्लाउड। डेनियल, शॉर्टकट में मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ये पाठ जो है यह बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है, ठीक है? और बातचीत किसके किसके बीच हो रही है? सागर के और मेघ के बीच में हो रही है। तो सागर पहले कहता है, मेरे हृदय में मोती भरे हैं, मोती मतलब मैं कितना महान आदमी हूं। सागर कहता है मैं कितना महान हूं, कितना ग्रेट हूं कि मेरे दिल में बस मोती है। मोती कितना कीमती होता है। मेघ ने कहा, हाँ हाँ, वे ही मोती ना जिनके कारण है मेरी बूंदें। अगर तुम्हारे अंदर मोती है तो उसका कारण मैं हूं, क्योंकि बारिश की बूंदें कौन देता है? मैं देता हूं। सागर ने कहा, हाँ हाँ, वही वारी, वारी मतलब पानी, जो मुझसे हरण किया जाता है। तुम तो वही पानी देते हो ना जो मुझसे चुरा लेते हो। हरण करना मतलब चुरा लेना, वारी मतलब पानी। लिख लो मीनिंग फटाफट। ये देखिए, वारी मतलब पानी, हरण करना मतलब चुरा लेना।
है ना लेना देना कि जब बारिश की बूंदें, मीठी बूंदें जब गिरती है ना, तो उन्हीं से जो है मोती बनता है। सागर के खारे पानी से मोती नहीं बनता है। और जो पानी सागर में है वो किसके कारण है? बरसात के कारण है ना। लिखा? ओके। तो सागर ने कहा, हाँ हाँ वही वार जो मुझसे हरण किया जाता है, मुझसे चुराते हो। चोरी का गर्व। सागर ने ताना कस दिया, भाई तुमको तो अपने चोरी पर गर्व है। बताओ, जो पानी मेरे से चुरा कर मुझे देते हो तुम उसी पे गर्व कर रहे हो। मेघ मेघ कहता है, हाँ हाँ वही जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती हैं। मतलब अगर तुम वो पानी मुझे देते हो तो बदले में तुमको लौटाता भी तो हूं पानी, क्योंकि पानी जब मैं बरसाता हूं तो धरती पर जितनी भी नदियां हैं वो भर जाती हैं, और भरकर वो नदियां कहां लेके जाती है? पानी सागर में चली जाती हैं। है ना? तो बोले कि वो पानी मैं तुमको ही तो लौटाता हूं। सागर, बहुत ठीक। क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं देंगी? अब 4 महीने मैं तुम्हें पानी देता हूं तो क्या फुकट का समझ के लेके जाते हो? 8 महीने मुझे टैक्स नहीं दोगे, कर नहीं दोगे क्या? मेघ मुस्कुराया और कहा, अरे हाँ, अच्छी याद दिलाई। मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती हैं। मुझे अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने कि मेरा बहुत सारा जल जो है वो, मतलब मेघ कहता है कि पानी जो है ना वो धरती के पास मैं धरोहर विरासत में रख देता हूं कि ये संभाल के रखना, फिर कभी काम देगा। तो वो जो बचा हुआ पानी मैं कहां धरती पे रखता हूं? सागर में रखता हूं। तो वो तुम जो रखते हो वही मैं लेता हूं। तो कहां से मैंने तुमसे चोरी किया पानी भाई? जो मैं देता हूं वही तो तुम्हारे पास है। उसी से कर देने की निरंतरता, निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, अविरामता, लगातार कायम रहती है कि मैं जो पानी देता हूं तुम जमा करके रखते हो, फिर मैं पानी लेता हूं, फिर मैं पानी बरसाता हूं। सागर, वाष्पमय शरीर। वाष्प मतलब भाप, धुआं धुआं हो जाता है ना, पानी पूरा स्टीम बन जाता है। तो बोले ये तुम्हारा शरीर ही जो है किसका बना हुआ है? भाप का बना हुआ है, वाष्प का बना हुआ है, स्टीम का बना हुआ है। और शरीर तुम्हारा वाष्प का, क्या बढ़ बढ़ कर बातें करता है, बातें इतनी बड़ी बड़ी, और शरीर भाप का। अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना पड़ेगा। क्या कहा? अंत में तो तुझे जमीन पे आना पड़ेगा और मिट्टी में मिलना पड़ेगा। मिट्टी में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना। बर्बाद होना ही पड़ेगा पानी, घमंड मत कर। मेघ, अपने इस शरीर पर घमंड मत कर, तुम्हें एक दिन नीचे आना ही है। मेघ, ओ खार की खान। खार मतलब खारापन, नमकीन। वो नमक की खान, नमक का खजाना, संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, पृथ्वी की गंदगी, तुझे मैं तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें शुद्ध पानी देता हूं, एकदम प्यूरिफाइड वाटर देता हूं। मिष्ट मतलब मीठा पानी देता हूं, और ये देकर मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाता हूं। और तुम, फिर तुझे अमृत वारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूं। मीठे पानी की बरसात से मैं तुम्हें तृप्त करता हूं, संतुष्ट करता हूं, ठंडा करता हूं। उसी का यह फल है कि तू आज मुझे ही उल्टा पुल्टा बोल रहे है। सागर, मुझे इसीलिए उल्टा बोल रहे हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूं। ठीक है? यहां से सागर, दूसरे की करतूत टिक टिक मक करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।